सीतापुर गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रात दिन मेहनत करके भी बेचारा अपने परिवार का पेट नहीं भर पाता था। उसके परिवार में उसकी एक बेटी और पत्नी रहते थे। रामू के पास खेती के लिए जो जमीन थी वो ज्यादा उपजाऊ जमीन नहीं थी, जिस कारण अनाज अच्छे से उग नहीं पाता था। एक बार किसी ने कहा, अरे रामू, जमीन पर थोड़ी और मेहनत कर, थोड़ा पैसा लगा इस पर, जब जाकर ये सुधर सकती है। जब इसमें भरपूर खाद डालेगा तो बढ़िया हो जाएगी। लेकिन रामू के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो जमीन पर इतना पैसा लगा सके। बेचारे रामू के परिवार के अलावा 2 बैल भी थे, उनका भरण पोषण भी करना होता था। एक बार बेचारे दोनों बैल भूखे प्यासे थे और रामू के पास उन्हें खिलाने को कुछ नहीं था। रामू की पत्नी पारो ने कहा, सुनो जी, आप जाकर जंगल से इनके लिए चारा काट लाओ। अब हमारे अन्नदाता तो यही हैं, बेचारे कब से भूखे बैठे हैं। ऐसे तो इनका शरीर भी काम नहीं करेगा, ये बीमार भी हो जाएंगे। ठीक है, मैं जाता हूँ, मेरी दरांती लेकर दे दो। तभी वहाँ किसान की बेटी गहना आ जाती है, जो अब 17 साल की होने वाली थी। उसने कहा, पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूं क्या? मुझे जंगल से खाने के लिए फल लाने हैं। रामू ने मना करते हुए कहा, नहीं मेरी गुड़िया, तेरे लिए फल मैं लेता आऊंगा। जंगल से आते शाम हो जाएगी, इसीलिए तुम माँ के साथ यही रहो। पारो ने भी कहा तो गहना ने बात मान ली और रामू अपनी कमर में खाना बांधकर अपनी दरांती लेकर जंगल के लिए निकल पड़ा। एक घंटे में रामू जंगल पहुंचा और ज्यादा घास वाली जगह तलाशने लगा। कुछ देर में उसे बढ़िया घास वाली जगह मिल गई, जिसे देखकर वो खुश होकर बोला, अरे वाह, यहाँ तो बहुत घास है, बड़ा सा ढेर काट कर ले जाऊंगा तो बैल भी खुश हो जाएंगे। इसके बाद रामू घास फूस काट कर एक तरफ कपड़े पर इकट्ठा करने लगा। घास काटते हुए दोपहर हो गई और दोपहर में रामू जब थककर चूर हो गया तो रामू थोड़ा सांस लेने बैठ गया और सोचने लगा, बहुत थक गया हूँ, चलो खाना खा लेता हूँ, आगे का काम खाकर करूंगा। उसने हाथों की तरफ देखा तो वो बहुत गंदे थे, तो वो हाथ धोने के लिए पानी तलाशने लगा। अरे कहीं तालाब नजर नहीं आ रहा, प्यास भी लगी है और हाथ भी धोने हैं। रामू पानी ढूंढते ढूंढते हुए आगे निकल गया। उधर जंगल में वहां का राजा मानसिंह भी शिकार करने आया हुआ था। उसके साथ उसका मंत्री और कुछ सैनिक भी थे। आज देखना, मैं तुम सबको बढ़िया जंगली हिरण पकवाकर खिलाऊंगा, बस एक बार हिरण नजर आ जाए। जंगल में सैनिकों ने तंबू गाड़ दिए थे और 2 सैनिक राजा के साथ चल दिए। मंत्री और बाकी के सैनिक वहीं रुक गए। राजा शिकार करने घने जंगल में निकल गया। राजा को एक हिरण नजर आया और उसके पीछे दौड़ते दौड़ते वो आगे निकल गया, जिससे सैनिक पीछे छूट गए। हिरण जमकर दौड़ रहा था और राजा का घोड़ा पर उसके पीछे पूरे जोश के साथ दौड़ लगा रहा था। राजा के हाथ में शिकार के लिए भाला और बगल में तीर कमान थे। राजा बीच पेड़ों से होते हुए हिरण के पीछे पहुंच गया। अब दोनों में दूरी बहुत कम रह गई थी। राजा ने निशाना साधा और हिरण की तरफ भाला फेंक दिया। भाला अपनी दिशा में जा चुका था, मगर हिरण गिरा हुआ दिखाई नहीं दिया। राजा ने घोड़ा रोका और हिरण को आसपास ढूंढने लगा। हिरण को ढूंढते हुए उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। वो आवाजों के पीछे चल दिया। बदल सकूंगी? अरे ये तो किसी स्त्री की आवाज है, लेकिन इस घने जंगल में स्त्रियां क्या कर रही हैं? यही सोचकर राजा आवाज की दिशा में बढ़ रहा था। राजा आगे बढ़ता हुआ सामने देखकर हक्का बक्का रह गया। 2 बहुत ही खूबसूरत स्त्रियां गहनों से लदी हुई हंस हंस कर बतिया रही थीं। राजा ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। जो उनमें बड़ी थी वो कह रही थी, मृणाल, अब तुम 17 की हो, बस 1 साल का इंतजार, और 18 की होते ही जो शक्तियां मेरे पास हैं वो तुम में भी आ जाएंगी। क्या सच माँ, मैं भी आपकी तरह रूप बदल सकूंगी? हाँ मृणाल बेटा, तुम और भी खूबसूरत हो जाएगी, जो चाहोगी कर सकोगी, लेकिन अपनी शक्तियों का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करना। जो मणि तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे पास तब तक ही रहेगी जब तक तुम किसी का बुरा नहीं करोगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मणि अपनी शक्ति खो देगी।
राजा ये सुनकर हैरान हो गया। उसने नागमणि के बारे में सुना तो था, लेकिन आज इसके बारे में साक्षात सुन रहा था। राजा को यकीन हो गया कि ये दोनों नागिन हैं और ये छोटी वाली इसकी बेटी है। बेटी इतनी सुंदर थी कि राजा अपने होश ही खो बैठा। तभी राजा ने सोचा कि क्यों ना इसकी बेटी को अपने महल में रख लिया जाए और मणि पाकर हर मनचाहा काम करा लिया जाए। अगर मुझे ये लड़की मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। इससे सुंदर किसी की कोई रानी नहीं होगी और मणि पाकर मैं सबसे शक्तिशाली भी बन जाऊंगा। बस ये बात मुझे गुप्त रखनी होगी। राजा ने नागिन से बात करने का सोचा और उसे आवाज दी। हे नागिन। दोनों हैरान होकर इधर उधर देखने लगी। राजा ने करीब जाकर नागिन पर धनुष तान दिया। दोनों घबराकर राजा को देखने लगी। नागिन ने कहा, तू अपनी मौत के पास आया है मानव, तू यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा। मैं नहीं डरने वाला, क्योंकि ये जहर बुझा तीर तुम्हें जरा देर में खत्म कर सकता है। अपनी बेटी से मेरी शादी करवा दो और मुक्त हो जाओ। वह रे बेवकूफ मनुष्य, जहर बुझा तीर मुझे मारेगा? एक नागिन पर भला ये क्या असर करेगा? राजा ने कहा, ये आम जहर नहीं है। तू बचेगी नहीं। या तो मुझे मणि दे या इसकी शादी मुझसे कर। नागिन ने कहा, मणि से पहले अगर शादी हो गई तो मणि नहीं मिलती। ये नागलोक का नियम है। राजा ने कहा, तो ठीक है, मैं इसको लेकर जा रहा हूं। राजा ने नागिन की बेटी को कंधे पर उठा लिया। नागिन ने उसे खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन लंबा चौड़ा राजा उसे लेकर तेजी से भाग रहा था। श्रावण मास चल रहा था और न ही किसी को डसने की अनुमति भी नहीं थी। अब नागिन को सिर्फ बल के इस्तेमाल से ही बेटी को बचाना था। राजा ने घोड़े के करीब पहुंचकर मृणाल को घोड़े पर लादा और कमर से तलवार निकाल ली। नागिन नाग रूप लेकर जब तक उसके पैरों में लिपट चुकी थी। राजा हिल भी नहीं पा रहा था। इस बात का फायदा उठाकर पैर में लिपटी नागिन ने मृणाल को भागने के लिए कहा, भागो मृणाल। राजा ने तभी हाथ में ली। तलवार नीचे देखते हुए नागिन पर चलाने की कोशिश की। इधर मृणाल घोड़े से उतरकर भाग चुकी थी, लेकिन मृणाल मां की मदद के बिना रूप नहीं बदल सकती थी। वो घने जंगल में छुपकर राजा की तरफ देखने लगी। नागिन तलवार के वार से जख्मी हो गई और राजा को छोड़कर निकल भागी। राजा पत्तों के ढेर के बीच उसे ढूंढता ही रह गया। राजा हाथ ही मसलता रह गया और बोला, कोई बात नहीं, अभी मेरा डेरा इसी जंगल में रहेगा। देखता हूं ये नागिन कहां छुपती है। मैं इसकी बेटी से शादी करके रहूंगा।